हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर के बाकी बचे हुए टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लगभग 20 टर्म्स कंप्लीट किए थे। आज बाकी के टर्म्स पढ़ेंगे। तो 21 टर्म है हमारा बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होता है? ऐसा कस्टमर जो पेमेंट नहीं कर पा रहा, वो कंपनी के लिए बैड डेब्ट कहलाता है। बैड डेब्ट मतलब ऐसे डेटर या ऐसा कस्टमर जो कंपनी की गुड्स सेल आउट करने की अमाउंट पेमेंट नहीं कर पा रहा। सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर कंपनी ने मिस्टर एक्स को सेल किया गुड्स 10,000 रुपीज़ का और वो कंपनी की पेमेंट नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा, तो एक्स कंपनी के लिए बैड डेब्ट कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। वो पर्सन जो पेमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं है जिसकी, वो इंसॉल्वेंट पर्सन कहलाता है और किसी भी पर्सन की इंसॉल्वेंसी कोर्ट डिसाइड करती है। क्लियर है पॉइंट? वो पर्सन जो पेमेंट करने की कैपेबिलिटी में नहीं है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट, जस्ट इसका अपोजिट। ऐसा पर्सन जो पेमेंट करने की कैपेबिलिटी में है, उसकी कैपेसिटी है कि वो पेमेंट कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट है लीव स्टॉक। तो लीव स्टॉक क्या होता है? काफ़ी सारे कंपनीज एनिमल्स का बिजनेस करती हैं, तो एनिमल्स उनके लिए क्या कहलाती हैं? लिव स्टॉक। क्लियर है पॉइंट? तो वो कंपनीज जो एनिमल्स का बिजनेस करती हैं। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर क्या होता है? ऐसे स्लिप जिसमें कंपनी की ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, वो स्लिप क्या कहलाएगी कंपनी के लिए? वाउचर। जिस तरीके से परचेज की एंट्री करते हैं तो परचेज का वाउचर चाहिए, इसी सेल की एंट्री करेंगे तो सेल का वाउचर। ऐसे काफ़ी सारे वाउचर्स होते हैं। नेक्स्ट है एक और पॉइंट, वाउचर्स जो है कंपनी को प्रूफ के तौर पर रखना पड़ता है कि कंपनी ने अकाउंटिंग टर्म्स जो अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड्स किए वो किस तौर पे किए हैं, किस प्रूफ पे किए हैं, किस बेस पे किए हैं, उसके लिए वाउचर काम आता है। नेक्स्ट है स्टोर्स। स्टोर्स उन सभी थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसे कंपनी परचेज तो करती है बट दोबारा रीसेल करने के पर्पज से नहीं। जैसे कंपनी ने पैकिंग का सामान परचेज किया, क्लियर, या फिर पुर्जे परचेज किए मशीन की, या ऑयल परचेज किया, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कंपनी ने दोबारा रीसेल करने के पर्पज से परचेज नहीं किया, बल्कि अपनी कंपनी में ही यूज़ करने के पर्पज से परचेज किया है। तो ये कंपनी इसमें कंसीडर करेगी इन सारी चीज़ों को स्टोर्स में। नेक्स्ट है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है कि कंपनी ने पूरे साल में कितना गुड सेल आउट किया है, तो टर्नओवर को हम टोटल सेल भी कंसीडर कर सकते हैं। टोटल सेल को ही टर्नओवर कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे पैसा लगाना क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने कंपनी में पैसे लगाए तो वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। क्लियर है पॉइंट? आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। आगे हम कुछ फर्दर कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिसकी हम मीनिंग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट इसके फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी को पे आउट करना है, चाहे वो 1 साल के अंदर अंदर या फिर 5 साल 10 साल के अंदर अंदर पे आउट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट है करंट लायबिलिटी या सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों ही टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग डिफाइंड होता है। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो 1 ईयर के अंदर अंदर कंपनी को पेमेंट करना है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट फिर भी कंपनी के अकाउंट 1 ईयर के अकॉर्डिंग मेंटेन होते हैं, तो इसलिए हम करंट लायबिलिटी अलग कंसीडर करते हैं। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो कंपनी को 1 ईयर के अंदर अंदर पेमेंट करना है। सपोज कंपनी ने परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। कंपनी ने वाई से परचेज किया गुड्स, कि मैं आपसे गुड्स परचेज कर रहा हूँ उधार पे परचेज किया, और उसने कंपनी ने कहा कि वाई से कि मैं आपको 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा। तो इस केस में कंपनी की लायबिलिटी है कि कंपनी को पेमेंट करना है और वो 1 ईयर के अंदर अंदर ही है, तो इस केस में ये लायबिलिटी कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी होगी। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी। तो जस्ट इसका अपोजिट, ऐसी लायबिलिटी जिसे कंपनी 1 ईयर के बाद पे आउट करेगी। क्लियर? तो जैसे कंपनी ने लोन लिया बैंक से 10 ईयर का, तो यहाँ पे कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जितने का कंपनी ने लोन लिया उस लोन के प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट 10 ईयर के बाद करने वाली है। तो इस केस में ये जो लोन की अमाउंट है ये नॉन करंट लायबिलिटी होगी। कंपनी को पेमेंट तो करनी है तो लायबिलिटी, बट नॉन करंट क्योंकि 1 ईयर के बाद की है। क्लियर है पॉइंट?
नेक्स्ट आता है असेट्स। असेट्स भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। ये भी सेम वही टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइंड है। करंट असेट्स ऐसी असेट्स जिसको कंपनी 1 ईयर के अंदर अंदर सेल आउट करके मनी में कन्वर्ट कर देगी, क्लियर। और नॉन करंट असेट्स जिसको 1 ईयर के बाद सेल आउट करेगी। करंट असेट्स एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कंपनी के पास गुड्स है, मतलब जिसका कंपनी बिजनेस कर रही है, तो गुड्स तो कंपनी रोज सेल परचेज करती रहती है, सेल करेगी, मनी रिसीव करेगी, तो इस केस में ये जो गुड्स है ये कंपनी के लिए करंट असेट्स कहलाएगा। नेक्स्ट है नॉन करंट असेट्स, ऐसी असेट्स जो 1 ईयर के बाद सेल आउट होगी, जैसे कि मशीनरी 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर। तो यहाँ पे क्या है, मशीनरी अगर कंपनी ने परचेज की है तो कंपनी अगर उसको 5 साल तक यूज़ करती है तो 5 साल यूज़ करने के बाद उसको सेल आउट करेगी, तो ये कंपनी के लिए क्या है, नॉन करंट असेट्स। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आता है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स हमारी फिक्स्ड असेट्स भी होती है। फिक्स्ड असेट्स का मतलब है कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है, काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए हम उसका यूज़ करेंगे, बेनिफिट्स लेंगे। फिक्स्ड असेट्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का मतलब है कि जिसे हम टच और सीन कर सकते हैं। इनटेंजिबल असेट्स का मतलब है जिसे हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही सीन कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। इसके एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। टेंजिबल असेट्स जैसे कि मशीन हो गई, तो मशीन को कंपनी टच भी कर सकती है और सीन भी कर सकती है। इसी तरीके से जैसे गुड्स हो गए या फर्नीचर हो गए। क्लियर है पॉइंट। ऐसे काफ़ी सारी असेट्स हैं जो कि कंपनी टच भी कर सकती है और सीन भी कर सकती है, और वो कंपनी की असेट्स भी है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स का मतलब है कि जिसे कंपनी ना तो टच कर सकती है ना ही सीन कर सकती है, जैसे कि गुडविल या फिर कॉपीराइट, या ऐसी काफ़ी असेट्स होती है। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब है कंपनी की रेपुटेशन। जिस कंपनी की मार्केट में जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, उसके गुड्स उतने ज़्यादा बिकेंगे। क्लियर पॉइंट। तो गुडविल कंपनी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि कंपनी की जितनी ज़्यादा गुडविल होगी, जितनी ज़्यादा कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन होगी, उतना ही कंपनी की पोजीशन और बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो गुडविल कंपनी की इनटेंजिबल असेट्स है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी रेपुटेशन को टच सील नहीं कर पाती। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट वर्ड से क्लियर हो रहा है कि मनी रिसीव होना। अब ये रिसिप्ट भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला कैपिटल और दूसरा रिवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जो कंपनी को रिसीव तो हो रही है बट कभी कभार, ठीक है, नॉन रिक्यूरिंग नेचर का होता है ये रिसिप्ट, जो कि कभी कभार रिसिप्ट हो रही है मनी। जैसे कि कंपनी ने मशीन सेल की है, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे, कंपनी ने मशीन सेल की है, तो मशीन सेल करने का काम, मशीन तो कंपनी रोज रोज तो सेल नहीं कर रही, तो ये कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है पॉइंट। मशीन सेल की है। नेक्स्ट आता है रिवेन्यू रिसिप्ट। ऐसे रिसिप्ट जो कि डेली बेसिस की है या रिक्यूरिंग नेचर की है, बार बार होने वाली है, तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। जैसे कंपनी रोज गुड्स सेल कर रही है, गुड्स सेल टू कस्टमर, कंपनी रोज कस्टमर्स को गुड्स सेल कर रही है, तो इस केस में गुड्स क्या है? कंपनी के लिए रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। क्लियर है पॉइंट। तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट जो कंपनी को कभी कभार रिसिप्ट होती है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो डेली बेसिस की अर्निंग है। क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर कोई कंपनी डेली बेसिस पे मशीन बेच रही है, परचेज कर रही है, तो ये जो रिसिप्ट है, मशीन जो बेच रही है डेली बेसिस पे कंपनी, तो ये रिसिप्ट कंपनी की, उस कंपनी के लिए कैपिटल रिसिप्ट नहीं बल्कि रेवेन्यू रिसिप्ट कंसीडर की जाएगी। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासीफाई है। पहला है कैपिटल, सेम रिसिप्ट की तरह ही, फिर दूसरा रिवेन्यू, और तीसरा है डेफर्ड रिवेन्यू। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि कभी कभार होते हैं, जिससे हमारी कोई असेट्स जनरेट होती है। इसमें हमने एग्जांपल लिया था कि हम मशीन सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि रिसिप्ट की बात थी,
तो सेल करेंगे तो पैसे रिसीव होंगे। इस केस में यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो एग्जांपल लेंगे कि मशीन हमने परचेज़ की है। अब 10 लाख रुपीज़ की मशीन परचेज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारी एक असेट्स जनरेट हो रही है, लेकिन हम डेली मशीन परचेज़ नहीं कर रहे। इस केस में ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर। नेक्स्ट आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि डेली बेसिस पे हो रहे हैं, जैसे कि हम गुड्स को अपनी कंपनी से मार्केट तक पहुंचा रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेली बेसिस की एक्सपेंडिचर है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसके जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं, बट उसका जो प्रॉफिट है वो आने वाले आगे कई सालों तक हमें मिलने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक कंपनी है जिसको अपने कंपनी के गुड्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट देनी है। तो अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट दे रही है और एडवर्टाइजमेंट देने में उसको अगर 20 लाख रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं, और अगर उसको अपनी कंपनी के बारे में जो एडवर्टीजमेंट है वो अगर उसको 10 ईयर तक देना है, और 10 ईयर तक देने के लिए उसको अगर 20 लाख रुपीज़ का खर्चा आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब 10 से डायरेक्टली डिवाइड ही कर लेते हैं। 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब कि कंपनी हर साल 2 लाख रुपीज़ पे आउट करेगी, 2 लाख रुपीज़ एडवर्टीजमेंट के नाम पे पे करेगी। क्लियर है पॉइंट। तो कंपनी हर साल पेमेंट करेगी, तो कंपनी के लिए ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और कंपनी को इसका बेनिफिट इन फ्यूचर कई सालों तक मिलेगा एडवर्टीजमेंट से, तो ये कंपनी के लिए डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है पॉइंट। ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि डेली बेसिस पे हो रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो इन फ्यूचर में काफ़ी सालों तक होने वाला है, तो वो कंपनी के लिए डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।